हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग का यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन का डेट आ गया है और जो भी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पता है कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। और क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है तो आप लोगों ने जो भी क्लासेस आपने ली होगी कॉलेज में, जो भी लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, उनसे तो आपको प्रिपरेशन करना ही है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है तो सारे नोट्स के गो थ्रू होना इतना इजी टास्क नहीं होता है। तो इसलिए हमने पैथोफिजियोलॉजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे काम आ सकता है, जिससे अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आ जाएंगे, या फिर यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट इतना बिल्ड हो जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पैथोफिजियोलॉजी का जो सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस है उसको हमने फ्रेम किया है। जो भी स्टूडेंट्स बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई मंथ में, उनके लिए है। और जो भी पैथोफिजियोलॉजी के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सब के लिए है कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, आपके जो एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी वो 75 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपका सेक्शन ए होता है, वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको 20 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, 2 मार्क्स का। और सेक्शन बी होता है आपका 5 मार्क्स का, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस करने होते हैं, 35। और सेक्शन सी होता है जिसमें 10 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 20। टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 7 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमने 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम किए, जो मोस्ट प्रोबेबल भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, जो आपको यहाँ से देखते हुए चलना है। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करते हुए चलेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने क्लास नहीं लिया है उनको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो जाए कि कॉन्सेप्चुअल क्या चीज़ होती है, और जिन्होंने क्लास लिया है उनको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो कोई बात नहीं है, जिनका भी एग्ज़ाम है आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें हमने 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए हैं। तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो या 1 या 2-3 पार्ट में आए। तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको सारे पार्ट्स को या पूरी वीडियो को एक साथ देखकर, और इसका जो PDF है वो आपके हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं और एक बार इस PDF को पढ़ के जाइएगा। ओके, तो वीडियो को देखने से पहले, पूरी देखने से पहले, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी मिल जाए, उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पैथोफिजियोलॉजी के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनको ये शेयर कर दीजिए। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं विद आंसर, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग थोड़ा मोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लास की तरह कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास में बहुत डिटेल्ड लेक्चर होता है, वहाँ पे बहुत लंबे, बहुत एक टॉपिक 2, 3, 4, 5 लेक्चर्स में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे पढ़े हैं क्लासेस में उनको इजीली समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी डाउट होगा पर्सनली आप हमसे व्हाट्सएप पे, कॉल पे या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। फिर हमने यहाँ पे बनाया है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 7 करने हैं, तो हमने 15 क्वेश्चन बनाया है, ताकि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 7 क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाए और आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे। इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया और PDF के थ्रू आप चले गए, तो आपका एग्ज़ाम ख़राब नहीं जाएगा, आप फेल नहीं होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मार्क्स के हमने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस बनाए हैं, या 15 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। फिर आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। 10 मार्क्स का आपको 2 ही क्वेश्चन करना होता है सेक्शन सी में, जबकि टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपको या तो 2 क्वेश्चन दिया रहेगा या 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। 3 अगर क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको उसमें से कोई 2 करना रहेगा, और वो 10 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के। तो हमने 10 मार्क्स के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन लिए हैं,
और इसको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है एक एक करके, जो भी डाउट होता है आप हमसे पूछिएगा, और एक बार पीडीएफ पढ़ के जाना है एग्ज़ाम से पहले। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस रिगार्डिंग है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स की जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम अपना अपना फंक्शन करते हैं। और ये फंक्शन कैसे करते हैं? तो नर्वस सिस्टम का एक एक सेल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक एक सेल, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एक सेल और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक सेल, मतलब कि एक एक सेल अपने यूनिट लेवल पे अपना काम करता है। तो हमारे पूरे बॉडी का फंक्शन हो रहा है। तो इसको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, किसी भी सेल को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, आपको पता है कि इस सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, यहाँ पे गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो सेल का एक प्रॉपर और स्ट्रक्चर है, इसके सारे ऑर्गेनल्स है, इसका एक प्रॉपर फंक्शन होता है। तो सारे ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? तो ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी बनाता है हमारे लिए। न्यूक्लियस है, इसका काम क्या होता है? तो रेप्लिकेशन, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल होल्ड करके रखता है। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन है। तो सेल को हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, ये सेल नॉर्मली फंक्शन करे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो पीएच है, ठीक है, जो एसिडिटी है, जो ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बॉडी का नॉर्मल होना चाहिए। मतलब एक स्टेट में होना चाहिए, एक स्टेबल कांस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। तो इसी को हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसका कांस्टेंट और एक ही स्टेबल में बनाए रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली काम करें। तो ये क्या है? तो होम्योस्टेसिस इज द स्टेट ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे टेम्परेचर नॉर्मल हो, पीएच नॉर्मल हो, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो, एसिडिटी नॉर्मल हो, सारी चीज़ें हमारी बॉडी का नॉर्मल हो। तो इस कंडीशन में बॉडी हमारी अच्छे से काम करती है। और इसी बॉडी के सारे जो क्राइटेरिया हैं उसके नॉर्मल स्टेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जब भी कभी अप या डाउन होगा, जैसे मान लो कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 होना चाहिए, ब्लड का पीएच नॉर्मली 7.4 होना चाहिए। जैसे ही ब्लड का पीएच 8 या 9 या 10 होगा, या जैसे ही इससे घटेगा 6, 5, 4, 3, मतलब कि बॉडी जो हमारा है होम्योस्टेसिस से या तो ऊपर चला गया है या नीचे चला गया है। तो होम्योस्टेसिस से वापस लाने के लिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है। इसका क्वेश्चन हो सकता है कि आगे होगा, इसको हम लोग यहीं पर डिस्कस कर देते हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस से कभी ऊपर या नीचे होती है, होम्योस्टेसिस कभी भी गड़बड़ होता है, तो हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है जो उसको खुद ही ठीक कर लेता है। और इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का क्या मतलब है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो ये बैरो रिसेप्टर सेंस करते हैं उसको कि बीपी बढ़ा हुआ है, और ये बैरो रिसेप्टर मैसेज भेजेगा हमारे ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा? इस मैसेज को एनालाइज करेगा कि ये मैसेज किस चीज़ का आया है, कि शायद ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये जो ब्रेन है वापस से सिग्नल भेजेगा इस ब्लड वेसल्स को कि भाई तुम थोड़ा सा डायलेट हो जाओ, मतलब थोड़ा सा चौड़ा हो जाओ। और जैसे ही ये डायलेट होगा, मतलब कि बीपी वापस से क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। मतलब हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म काम करता है, जब भी कुछ गड़बड़ होगा तो हमारी बॉडी उसको वापस से होम्योस्टेसिस में लाने की कोशिश करती है। इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। तो आगे इसका क्वेश्चन होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। फीडबैक सिस्टम के साथ हमारी जो बॉडी है फीडबैक सिस्टम को यूज़ करके अपने आप को होम्योस्टेसिस में रखने की कोशिश करती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल इंजरी एंड लिस्ट इट्स एनी 2 कॉज। इसको समझते हैं, व्हाट इज सेल इंजरी। आपको पता है कि सेल हमारा नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, अलग अलग हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। सब लोग अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। किसी कारण से मान लो कि हमारी बॉडी के बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, या मान लो कि चोट लग गया, जल गया या कट गया,
ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा कारण हो गया, या कोई केमिकल गिर गया, या रेडिएशन हो गया, कुछ भी, तो ये सेल पे बाहर से जो भी ये फैक्टर्स जो लग रहे हैं, मतलब कि जो इन्फेक्शन हो गया या कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस हो गया, जो हमारे इस सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग को कम कर दे या ख़त्म करने की कोशिश करे, तो इस लगने वाले जो भी फैक्टर हैं, ये जो बाहर से जो भी फैक्टर लग रहे हैं, मतलब कि जल जाना, कट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, फायर हो जाना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, इन सभी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस लगना, सेल पे स्ट्रेस लगना। और जब कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो सेल है वो अपना फंक्शन लूज़ कर देता है या फंक्शन करना बंद कर देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी इज द डैमेज ऑफ सेल व्हेन दे आर अनेबल टू टॉलरेट स्ट्रेस एंड फेल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें अभी हमने आपको एग्जांपल बताया, हीट हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि सेल की माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शनिंग के लिए हमेशा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा या लो हो जाएगा तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इंजर्ड हो सकता है, और सेल भी क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। तो दो कारण आपको लिखने थे। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चलते चलेंगे ताकि आपको बाद में समझने में कोई इशू ना हो। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी। समझो क्या है, हमारी बॉडी में जैसे मान लो कि ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल का कोई एक प्रॉपर शेप है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर शेप है, स्ट्रक्चर है। जब कभी इस पे बाहर से कोई स्ट्रेस लगता है, मान लो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, या चोट लग रहा है, या रेडिएशन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, जब इस पे बाहर से जब स्ट्रेस लगता है तो ये सेल अचानक से अपना जो फंक्शन है वो लूज़ नहीं कर देता है या इंजर्ड नहीं हो जाता। सेल अपने आप को सबसे पहले बचाने की कोशिश करता है, और बचाने की कोशिश में जो सेल है हो सकता है कि अपना साइज़ छोटा कर ले, साइज़ बड़ा कर ले, साइज़ छोटा कर ले, अपना नंबर बढ़ा ले, मतलब सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने सेल के टाइप को ही चेंज कर लेगा। तो इस टाइप से सेल जो है अपने आप को बचाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडप्टेशन। जब भी स्ट्रेस लगेगा सेल अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा, साइज़ बढ़ा के, साइज़ घटा के, नंबर बढ़ा के, नंबर घटा के, ठीक है, अपना टाइप चेंज करके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडप्टेशन। सेल एडप्टेशन में अलग अलग टाइप के एडप्टेशन हो सकते हैं। जैसे जब कभी स्ट्रेस लगेगा तो जैसे मान लो कि आपके बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा ऑर्गन, जैसे मान लो कोई हाथ है, और इस हाथ को आप यूज़ करना बंद कर दें, तो बहुत समय के बाद क्या होगा कि आपके इस हाथ में आपको इतना ज़्यादा ताकत नहीं मिलेगा जितना आपको इस हाथ में मिल रहा था। क्यों? क्योंकि आपने इसका यूज़ करना बंद कर दिया। तो इस एरिया में ब्लड सप्लाई, इस एरिया में जो न्यूट्रल सप्लाई है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इस एरिया का जो सेल है वो अपना साइज़ धीरे धीरे क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा। मतलब जो सेल का साइज़ है देखो यहाँ पे छोटा छोटा हो गया है, और इसी को बोलते हैं एट्रोफी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप जिम करने जाते हो, जिम करने जाते हो, डंबल उठाते हो, तो आपने क्या देखा कि डंबल उठाने के बाद आपके जो बाइसेप्स का जो साइज़ है वो बढ़ा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि आप उस पर फिजिकल स्ट्रेस लगा रहे हो, मसल्स के जो भी सेल हैं उस पर। तो उस एरिया का जो सेल है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए वो अपना साइज़ बढ़ा लेता है, और साइज़ बढ़ जाता है। नॉर्मल साइज़ से सेल का साइज़ अब बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए इसने अपना साइज़ बढ़ा लिया। तो सेल का साइज़ बढ़ जाना इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ एट्रोफी एंड व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी। सेल का साइज़ घट जाना इज़ कॉल्ड एट्रोफी, और सेल का साइज़ बढ़ जाना इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मेटाप्लेसिया विथ वन एग्जाम्पल। मेटाप्लेसिया मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो। मान लो कि सेल पे आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, कंटिन्यूसली स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो आपने क्या देखा था कि एक टाइप में जो सेल है अपना साइज़ घटा ले रहा है, एक टाइप में सेल अपना साइज़ बढ़ा ले रहा है। जब कभी हमारे बॉडी के किसी किसी रीजन में, जैसे लंग्स वाले एरिया में, लंग्स का जो सरफेस है, लंग्स का जो इंटरनल जो, जैसे मान लो ये लेयर है, यहाँ पे जो सेल है, ये सेल है नॉर्मल जो है वो स्क्वेमस सेल होता है नॉर्मली। जब इस पे मान लो कि आप कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहे हो, आप कंटिन्यू कोई स्मोकी एरिया में हो, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया में हो जहाँ पे आपको वहाँ का एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, हुक्का ज़्यादा पीते हो, तो इस एरिया पे स्ट्रेस कंटिन्यू लग रहा है, कंटिन्यू लग रहा है, कंटिन्यू लग रहा है।
तो इस एरिया का ये जो सेल है वो क्या करेगा, तो इस एरिया का सेल जो है पहले इस साइज़ का हुआ करता था, अब वो अपना साइज़ इस तरीके से बढ़ा लेगा। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। पहले क्योंकि सेल कॉलम था, छोटा था, इसके थ्रू ईजिली ऑक्सीजन फिल्टर हो जा रहा था क्योंकि लंग का सेल है। अब इसमें ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सेल कभी कभार अपने आप को बचाने के लिए अपना टाइप ही चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे ये पहले सिंपल स्क्वेमस सेल था, अब ये ऐसा स्क्वेमस सेल हो गया है जो मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, अलग अलग लेयर्स में है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेसिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का क्या मतलब है? तो डिस्प्लेसिया का मतलब है कि कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है, इस पर स्ट्रेस लग रहा है। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, चोट लगना, कट जाना, फायर हो जाना, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाना, जल जाना, कोई रेडिएशन हो जाना, केमिकल गिर जाना, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना, कुछ भी। तो ये जो सेल है पहले मतलब कि मान लो कि नॉर्मली सेल को ऐसा बनना था, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ये अपना शेप कोई अनवांटेड तरीके से किसी भी साइज़ का जो मतलब कि नॉर्मल है ही नहीं, किसी दूसरे टाइप का सेल बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब टाइप नहीं, मतलब अलग ही टाइप का कुछ, कि जो मतलब सेल नॉर्मली होता ही नहीं है। तो इस कंडीशन को मतलब कि एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है सेल का, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं कि मान लो कि ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल का साइज नॉर्मल सेल है। जब भी इस पर स्ट्रेस लगेगा तो सेल अपने आप को क्या करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन में सेल अपने आप को बचाएगा कैसे, तो समटाइम्स ये अपना साइज़ छोटा कर लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रोफी। समटाइम्स अपना साइज़ बड़ा कर लिया, इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। ठीक है, समटाइम्स ये अपने डिवीज़न कर करके सेल का नंबर बढ़ा लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। ठीक है, समटाइम्स ये अपना सेल का टाइप ही चेंज कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेसिया। समटाइम्स ये जो सेल है एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट कर देगा, एबनॉर्मली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसिया। तो इस टाइप से सेल का आगे हम लोग इसको 10 नंबर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इतना बता दिया। अगला है क्वेश्चन, डिफाइन एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस नाम से आपको पता चल रहा होगा। एसिडोसिस मतलब एसिड से रिलेटेड और एल्कलोसिस मतलब बेस से रिलेटेड। तो हमारे ब्लड का नॉर्मल जो पीएच होता है 7.4 होता है, और आपको पता है कि पीएच का रेंज 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें 7 न्यूट्रल है। 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से ज़्यादा होगा तो बेस। मतलब कि ब्लड का पीएच 7.4 यहाँ पे है। तो जब कभी ब्लड का पीएच 7 से बढ़ के 8, 9, 10 होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्योंकि बेसिक एरिया में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्केलोसिस। जब कभी ब्लड का पीएच 7 से कम मतलब 6, 5, 4 होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एसिडिक पीएच हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडोसिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन सबसे पहले है क्या और इसका क्लिनिकल साइन क्या है, इसको समझना है। तो जब भी हमारे सेल पे कोई स्ट्रेस लगता है, जब भी हमारे सेल पे कोई स्ट्रेस लगता है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो हमारी बॉडी या कहीं पे सेल इंजरी होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए एक फंक्शन करती है, रिस्पॉन्स करती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, आपको कहीं पे चोट लग जाएगा या जल जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे स्वेलिंग हो गया है, थोड़ा सा रेडनेस हो गया है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, खुजली हो रहा है, ये सब होता है। तो इन्फ्लामेशन क्या है कि जब भी कभी पे मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गया, कुछ भी हुआ, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको बचाने के लिए। जो भी इंजर्ड सेल है, मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, जो एक सेल इंजर्ड हो गया तो इन्फ्लामेशन मैकेनिज्म होगा, तो ये इंजर्ड सेल है उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि हाउस कीपिंग का भी यहाँ पे काम हो रहा है, साफ़ सफाई का भी काम हो रहा है, और जो नॉर्मल सेल है वो फिर बना के हमारी बॉडी को फिर से हील किया जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन जब कहीं भी होता है तो आप देखते होइएगा कि वहाँ पे आपको रेडनेस दिखाई देगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्या क्या मतलब कि सिम्टम्स होता है, ठीक है, या साइन होता है। तो आपको रेडनेस दिखाई देगा, ठीक है, आपको वहाँ पे स्वेलिंग फूला हुआ दिखाई देगा, ठीक है, आपको वहाँ पे पेन होगा, ठीक है, उसका जो भी ऑर्गन पे ऐसा होगा वहाँ पे इनएक्टिविटी आपको दिखाई देगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा हीट्स का सेंसेशन फील होगा, थोड़ा सा आपको हीट का सेंसेशन फील होगा, आपको वहाँ पे ईचिंग हो सकता है। तो ये सब क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हैं आपके इन्फ्लामेशन के, जब भी कहीं पे आपको चोट वोट लग जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन।
कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इसको हम लोग आगे 10 नंबर वाले क्वेश्चन में पूरा डिटेल में हमको इसको स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब कहीं भी सेल पे स्ट्रेस लगता है या चोट लगा, मान लो कि एक्सीडेंट हुआ, चोट लगा सेल पे, ठीक है, और ये वाला सेल इंजर्ड हो गया, तो जैसे ही सेल इंजर्ड होता है तो ये अलग अलग केमिकल रिलीज़ करते हैं। ये जो सेल है अलग अलग टाइप के केमिकल रिलीज़ करते हैं, और यही केमिकल हमारी बॉडी में जाके स्वेलिंग करवाएंगे, पेन का करवाएंगे, ठीक है, फीवर करवाएंगे, ये सब हमारी बॉडी में करवाते हैं। मतलब इन्फ्लामेशन का जो भी सिम्टम्स है वो करवा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इस केमिकल को जो इन्फ्लामेशन करा रहा है, तो कौन कौन से होते हैं? तो हिस्टामाइन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ब्रेडिकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। एक दो आपको ध्यान में रखना है। डिफाइन वाउंड हीलिंग, मेंशन इट्स बेसिक प्रिंसिपल। वाउंड हीलिंग क्या होता है कि जब भी मान लो कि आपका सेल, मान लो कि सेल आपका किसी एरिया में मान लो कि इंजर्ड हो गया, तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, हमारी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए रिस्पॉन्स करेगी, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। सेकंड क्या होगा कि जो भी इंजर्ड सेल है या जो भी स्ट्रेस लग रहा है उसको पहले ख़त्म किया जाएगा, जो भी इंजर्ड सेल है उसको हटाया जाएगा, फिर नए टाइप के सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे इंजरी हुआ है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग मतलब घाव का भरना। तो हमारी बॉडी में घाव कैसे भरता है उसी को हम लोग बोलते हैं वाउंड हीलिंग या रिपेयर डैमेज टिश्यू। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है उसको समझिए। ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स का काम क्या है? ब्लड को सप्लाई करना। कभी कभार क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे इस तरीके से फैट जमा होने लगते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर फैट जमा होने लगते हैं। अब देखो कि पहले ब्लड वेसल्स फ्री था, ठीक है, ब्लड सप्लाई ईजी हो रहा था, अब यहाँ पे फैट जमा हो गया है तो ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होगा, ठीक है। ये फैट कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, इससे इंटरप्शन होगा, और इसी कोलेस्ट्रॉल को हम लोग बोलते हैं प्लेक। तो ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का प्लेक जमा हो जाना वही कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? तो व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस क्या है कि आपको पता है कि हार्ट हमारा पंप करता है और हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है कंटिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं, तो हार्ट को काम करने के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट मतलब अपने आप को भी ब्लड सप्लाई करता है, और अपने आप को भी ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ से एक आर्टरी गया रहता है कोरोनरी आर्टरी, एरोटा से निकल के, और कोरोनरी आर्टरी में कभी कभार यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है या कुछ फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो हार्ट अपने आप को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है जितना उसको चाहिए काम करने के लिए, एनर्जी। तो जब कभी हार्ट अपने आप को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, और इसकी वजह से चेस्ट में एक पेन होता है, ठीक है। तो मोस्टली ये होगा कि जब अभी एक्सरसाइज कीजिएगा या दौड़िएगा या कुछ हैवी वर्क कीजिएगा तो उस कंडीशन में एंजाइना टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अस्थमा एंड सीओपीडी। अस्थमा एंड सीओपीडी है क्या, पहले समझो। आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे मान लो ये नेजल कैविटी है, ठीक है, फेरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, यहाँ से ब्रोंकाई है, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, और यहाँ पे मान लो कि हमारे एल्वुलाई है। इस तरीके से ये जो ट्रैकिया वाला एरिया है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्रॉपरली मान लो कि इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, और एयर का सप्लाई ईजिली आ रहा है, जा रहा है। जब कभी किसी कारण से, ठीक है, इसका कारण इसका कैसे होता है अस्थमा, इसको हम लोग आगे 5 नंबर वाले में डिटेल में देखेंगे। सिर्फ आपको ये समझना है कि कभी कभार किसी कारण से ये जो पाइप है ट्रैकिया या ब्रोंकियोल वाला जो एरिया है या ब्रोंकाई वाला जो एरिया है, ये अंदर से पतले होने लगते हैं क्योंकि अंदर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। पहले ये पूरा क्लियर था, अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था, अब क्या है कि यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो गया है, पतला हो गया है, अब ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो अस्थमा में क्या होता है कि जब ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है तो हम मेडिसिन लेके वापस से इसको नॉर्मल कर सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। सीओपीडी में क्या होता है? तो सीओपीडी में कि अस्थमा जैसे लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो ये मतलब कि परमानेंटली मतलब कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ये पतला हो जाता है, और मतलब वापस से इसको हम नॉर्मल में नहीं ला सकते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सीओपीडी। तो ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार आपको पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन है डिफाइन एक्यूट रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर का क्या मतलब है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है किडनी, और किडनी में के सेल्स को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन,
ठीक है। नेफ्रॉन का क्या काम होता है, तो नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकलना। तो ये जो जब कभी कभार क्या होता है कि ये जो नेफ्रॉन है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से ये जो नेफ्रॉन है वो अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, मतलब जो फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रहा था वो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो जब स्टार्टिंग फेज़ होता है इसका, ठीक है, किडनी अपना काम करना बंद करता है धीरे धीरे, जब स्टार्टिंग फेज़ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। और जब ये कंटिन्यू रहेगा धीरे धीरे किडनी और ख़राब होता रहेगा और ख़राब होता रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेल्योर। इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो इसको समझो। हमारे ब्लड में अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट होता है। इसमें से हम लेते हैं RBCs को। RBCs का नॉर्मल जो शेप होता है वो कनकेव शेप होता है इस तरीके से, और इसके सरफेस पे हीमोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वही हमारे ऑक्सीजन सप्लाई में हमारे बॉडी में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड करके हमारे बॉडी में अलग अलग ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये हेल्प करता है। तो नॉर्मल शेप इसका होना चाहिए था RBC का ऐसा, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हमारी बॉडी में ये जो RBC है वो इरेगुलर शेप का बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है, अलग टाइप का। और ये आपको कैसा दिख रहा है, गांव में बोला जाता है हंसुआ, गेहूँ काटने वाला हंसुआ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्कल। क्योंकि ये सिक्कल के शेप का बन रहा है, सिक्कल के साइज़ का सेल बन रहा है, इसलिए इस टाइप के एनीमिया को हम लोग बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या हो गया कि RBCs की कमी हो जाना। तो यहाँ पे RBCs का कमी किस वजह से हो रहा है, ये अलग शेप में बन जा रहा है, तो इस टाइप के एनीमिया को हम लोग बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। एनीमिया जैसे आपने यहाँ पे देखा कि RBC में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को बनने के लिए यहाँ पे आयरन चाहिए, तो अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से RBC का जो काम है वही नहीं हो पाएगा। तो समटाइम्स आयरन की कमी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है, जिसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप आएगा तो आप लोग उसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, डिफाइन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है इसको समझिए। आपको पता है कि ब्लड में हमारे RBC है, WBC है, प्लेटलेट है। RBC का क्या काम था आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन का सप्लाई करना, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। WBC का क्या काम है, तो ये हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ होगा तो ये हमारे बॉडी को बचा के रखेगा, ठीक है। प्लेटलेट का क्या काम है कि जब भी मान लो कि कहीं ब्लड वेसल्स में रप्चर होता है, ब्लड वेसल टूटता है या कटता है, मतलब हमारी बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग होगा, तो प्लेटलेट क्या करेगा, यहाँ पे क्लॉट बनाता है, उसको थक्का बना देता है, जमा देता है, ताकि फर्दर ब्लीडिंग नहीं हो पाए, ठीक है। किसी किसी पेशेंट में ये जो ब्लीडिंग, ये जो क्लॉट बनना नहीं होता है, जब जैसे ही उसका कहीं पे कट फट होगा क्लॉट बनेगा ही नहीं, थक्का बनेगा ही नहीं, अनलिमिटेड ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्लॉटिंग ही नहीं हो रहा है। और क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में नहीं होता है, प्लाज्मा में, और क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, और जब भी कट फट होगा तो अनलिमिटेड ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेप्टिक अल्सर। अल्सर मतलब समझो क्या होता है। ये मान लो कि ओरल कैविटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसोफेगस है, ये मान लो कि स्टोमक है, ये डिओडेनम है, इंटेस्टाइन है। जब भी आप कोई खाना खाते हो तो ओरल कैविटी से लेते हो, इसोफेगस में जाता है, स्टोमक में जाता है, इंटेस्टाइन से होकर फिर बॉडी से बाहर निकलता है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके मुंह में छाला पड़ जाता है, मुंह में छाला पड़ने को ही हम लोग बोलते हैं अल्सर। यहाँ पे क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर क्या होता है। इंटेस्टाइन वाले एरिया में यहाँ पे HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का सिक्रेशन होता है स्टोमक वाले एरिया में। समटाइम्स HCl की वजह से, ठीक है, इस वाले एरिया में जो ये वाला जो एरिया है हमारे स्टोमक का, इस एरिया में जैसे मान लो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो लाइनिंग है यहाँ पे समटाइम्स छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, ये लेयर टूट जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्सर। क्योंकि यहाँ पे HCl की वजह से हो रहा है, और यहीं पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये पेप्सिन के कांटेक्ट में आने की वजह से ये अल्सर हो रहा है, मतलब पेप्सिन वाले एरिया में अल्सर हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, पेप्टिक अल्सर। मतलब पेप्टिक अल्सर हमेशा कहाँ हो सकता है, या तो स्टोमक में होगा या डिओडेनम में होगा। तो पेप्टिक अल्सर आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन जॉन्डिस।
जॉन्डिस क्या होता है? तो आपको पता है हमारे बॉडी में ब्लड में आरबीसीज होते हैं, ठीक है। आरबीसी हीमोग्लोबिन की सरफेस पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जो होता है रेड कलर का। ये हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे पिगमेंट है, ठीक है। इसका कलर कैसा है? रेड है। इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है। आरबीसी एक समय के बाद, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद ये आरबीसी हमारे लीवर में जाता है, ठीक है। और लीवर इस आरबीसी को तोड़ के, ब्रेक करके, ठीक है, एक पिगमेंट बनाता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। और ये जो पिगमेंट है वो होता है येलो कलर का। मान लो जब कभी लीवर बहुत सारा आरबीसी तोड़ के, डिस्ट्रक्शन करके बहुत सारा बिलीरुबिन बनाने स्टार्ट कर दे, या जो हमारी बॉडी है बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर एलिमिनेट नहीं कर पाए, हमारी बॉडी में जमा होने लगे, तो क्या होगा? जो भी येलो पिगमेंट हमारे बॉडी में जमा हो जाएगा तो आपका आँख, ठीक है, आपका जो फेस है, आपका जो स्किन है, अब यूरिन है, ये सब कैसा होने लगेगा? येलो येलो दिखने लगेगा, ठीक है। और इसी येलो येलो दिखने की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटास्टेसिस इन कैंसर? ठीक है, मेटास्टेसिस मतलब कैंसर। कैंसर मतलब समझो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी का कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सेल को ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है तो सेल डिवाइड होके, ठीक है, नॉर्मल 2 सेल बनाता है, ठीक है। ये भी नॉर्मल सेल होगा तो डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा जब भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये प्रॉपर होता है, जब रिक्वायरमेंट होता है तब सेल डिवीज़न होता है, किसी ऑर्डर को फॉलो करके। लेकिन किसी कारण से, ठीक है, रेडिएशन की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, जेनेटिक रीज़न की वजह से, किसी कारण से सेल जो है अपना जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल करने लगेगा। अब जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया का सेल को डिवीज़न होना ही नहीं था, ठीक है, और ये डिवाइड करने लगे, और ये डिवाइड करने लगे, डिवाइड करने लगे, डिवाइड करने लगे, डिवाइड करने लगे। और इसी अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड जो डिवीज़न हो रहा है, यही डिवाइड होते 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 यहाँ पे एक तरीके का गांठ बना लेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर। तो मान लो कि बॉडी के किसी पार्टिकुलर एरिया में मान लो कि कैंसर है, ठीक है। मान लो बॉडी के किसी पार्टिकुलर एरिया में मान लो यहाँ पे कैंसर है। अब ये कैंसर बॉडी से ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गया, ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गया, ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गया। तो कैंसर सेल का ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुँचना, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा, ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो भी इससे रिलेटेड आपको डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि ऐसा वीडियो बना है, आपको देख के जाना है। अगला जो सेक्शन है हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने लगभग 15 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन में आपको जो 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, लगभग आपका यहाँ से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। मतलब सेल इंजरी का होता कैसे है, पैथोजेनेसिस समझाना है, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियर डैमेज समझाना है, ठीक है। चलिए, तो सेल इंजरी क्या होता है आपको एक मोटा मोटी आइडिया आपका हो गया होगा। तो जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है, ठीक है। वैसे यहाँ पे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मान लो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। सेल अभी नॉर्मल है, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा। जैसे ही बाहर से कोई स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेस लगता है, तो आपको बता दें कि सेल मेम्ब्रेन पे अलग अलग टाइप के चैनल्स होते हैं। चैनल मतलब क्या कि एक ऐसा पूल टाइप का होगा जिसके थ्रू कोई भी आयन अंदर या बाहर आ जा सकता है। सोडियम चैनल भी होता है, कैल्शियम चैनल होता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो जब कभी मान लो कि स्ट्रेस लगेगा, चोट लग गया, ठीक है, चोट लगा, ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल कहने का मतलब क्या होगा कि जो ज़रूरी का चीज़ है वही अंदर आ सकता है, जो ज़रूरी का चीज़ है वही बाहर जा सकता है। एक्स्ट्रा मटेरियल ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। ये सेल मेम्ब्रेन हमेशा सेमी परमेबल होता है, ठीक है। जब भी मान लो कि स्ट्रेस लगा, चोट लग गया या जल गया या कोई रेडिएशन लग गया, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन मान लो कि डैमेज हो गया। सेल मेम्ब्रेन जैसे ही डैमेज होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम चैनल है, कैल्शियम चैनल है।
सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और सेल के अंदर बहुत सारा सोडियम जाने लगेगा, बहुत सारा सोडियम जाने लगेगा। और एक रूल आपको याद रखना है कि सोडियम कहीं भी जाएगा तो ये हमेशा वाटर को अट्रैक्ट करता है। मतलब बहुत सारा सोडियम सेल के अंदर आने का क्या मतलब है कि बहुत सारा वाटर इसके अंदर आ जाना, और बहुत सारा वाटर सेल के अंदर घुसना स्टार्ट होगा तो जो सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, मतलब फूल जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे स्वेलिंग। मतलब सेल में क्या आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल भी है, अगर कैल्शियम चैनल है तो कैल्शियम चैनल सेल मेम्ब्रेन डैमेज है तो बहुत सारा क्या कैल्शियम भी अंदर जाएगा, बहुत सारा कैल्शियम भी अंदर जाएगा। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम जब सेल में अंदर बहुत सारे चले जाएंगे तो अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियस को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया और ये हमारे न्यूक्लियस को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, ये हमारे अदर ऑर्गेनेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, और इस तरीके से न्यूक्लियर डैमेज भी हो जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैसे होता है, तो आपको पता है कि ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी बनाता है, मतलब एनर्जी कॉइन बनाता है। मान लो कि ऑक्सीजन का डिमांड इसको हमेशा चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और एनर्जी बनेगा ही नहीं, तो एनर्जी जब नहीं बनेगा तो जो सेल के अदर जो फंक्शन है जो एनर्जी से काम कर रहे हैं वो फंक्शन अपना लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फ्री रेडिकल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, और इस तरीके से न्यूक्लियर डैमेज भी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक बार फास्ट रीडिंग करते हैं इसको। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सेल इंजरी क्या होता है। ठीक है, वो रीडिंग करते हैं इसको। सेल इंजरी क्या है, तो जब ये एक्सपोज होता है किसी स्ट्रेस से, ठीक है, तो ये डैमेज हो जाता है, इसको हम लोग सेल इंजरी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होता है, तो सोडियम कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा जिससे बहुत सारा वाटर चल जाएगा। ठीक है। और इससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, स्वेलिंग आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैसे होता है, तो ये इसका काम क्या है, एटीपी बनाना ऑक्सीजन का यूज़ करके, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो ये फ्री रेडिकल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से ये अलग अलग जो ऑर्गेनेल है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, और इससे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज भी हो जाएगा। न्यूक्लियर डैमेज क्या होता है, ठीक है, तो जो डीएनए है वो अलग अलग फ्रेगमेंट में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इससे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गया, इससे डीएनए डैमेज भी हो जाता है। तो मतलब न्यूक्लियर डैमेज भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक आपको सेल जो इंजरी है, मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल स्वेलिंग एंड फैटी चेंजेस। ठीक है। देखो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, इस पे कोई स्ट्रेस लगेगा तो सेल के साथ दो चीज़ हो सकता है, इंजरी होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इंजरी होगा। तो मान लो कि इंजरी छोटा मोटा है, ठीक है, तो ये सेल अपने आप को रिवाइव कर लेगा, अपने आप को बचा लेगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस टाइप की सेल इंजरी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से बहुत सारा सोडियम आयन घुस गया, सोडियम आयन घुसने की वजह से बहुत सारा वाटर अंदर चला गया, बहुत सारा वाटर अंदर चला गया, तो ये सेल स्वेलिंग होकर बहुत बड़ा बन गया। लेकिन जब कभी वाटर बाहर चला जाएगा तो सेल नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो ये कैसा इंजरी है, रिवर्सिबल। एक ऐसा इंजरी होता है जिसमें मतलब जो सेल है वो पूरी तरीके से डेड हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, वापस वो अपने नॉर्मल अवस्था में नहीं आ सकता है। तो इस टाइप के इंजरी को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब क्या है कि सेल का क्या होगा, डेथ होगा, और सेल के डेथ को हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ठीक है। आगे देखिए इसमें बोला है समझाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में कि वाटर, अभी जो हमने अभी डिस्कस किया था वही सेम चीज़ है कि जैसे ही सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होगा, सोडियम आयन बहुत सारा अंदर घुसेगा, सोडियम आयन अंदर घुसेगा तो साथ में क्या लाएगा, वाटर भी लाएगा, वाटर भी लाएगा, वाटर भी लाएगा। वाटर लाने की वजह से जो सेल का साइज़ है वो बढ़ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्वेलिंग। ठीक है। ये हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी है, क्योंकि स्वेलिंग खत्म होगा, पानी बाहर जाएगा, सेल फिर वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि सेल में स्ट्रेस होता है तो सेल के अंदर फैट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं,
और ये फैट येलो 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 टाइप का दिखना हो जाएगा। मोस्टली ये हमारे लीवर सेल में होता है, आपने सुना होगा फैटी लीवर। तो जब भी सेल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा तो अंदर में कुछ एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से कभी कभी फैट भी जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर। ये फैट का डिपोजिशन हो जाना, ठीक है, फैटी चेंज। तो इसको आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडेप्टिव चेंज इन सेल हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया विथ एग्जांपल। हमने अभी आपको बताया, ऊपर हमने डिस्कस भी किया है कि ये सेल का नॉर्मल साइज़ है, ठीक है। जब भी मान लो कि इस पर कोई स्ट्रेस लगेगा, मान लो कि स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस मतलब क्या, चोट लग जाना, ठीक है, रेडिएशन हो जाना, फायर लग जाना, जल जाना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है। तो इस सेल पे स्ट्रेस जैसे ही होगा तो सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो एक तो सेल अपने आप को बचाने के लिए मान लो कि अपना साइज़ छोटा कर दिया, तो हमने इसको बोला था एट्रोफी, ठीक है। सेल कभी कभी अपना साइज़ बड़ा कर लेता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। सेल अपना संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, मतलब डिवाइड कर करके बहुत सारा सेल बना देगा, ठीक है, जिसको हम लोग हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। सेल अपना जो सेल का जो टाइप है वो टाइप चेंज कर लेता है, मतलब सेल पहले मान लो कि स्क्वेमस साइज़ का है, अब मान लो कि नया कॉलमनर साइज़ का सेल बनाना स्टार्ट कर देता है, सेल अलग टाइप का बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हमने बोला मेटाप्लेसिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, तो सेल का साइज़ बढ़ जाना। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, सेल का मतलब कि संख्या बढ़ जाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको हम यहाँ पर देते हैं हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल आपको हम देते हैं, क्या होता है कि जब भी आप जिम में जाते हो तो जिम आप करेंगे, ठीक है, जब भी आप जिम करेंगे तो आप देखते हैं कि आपके बाइसेप्स का साइज़ बढ़ने लगता है। बाइसेप्स का साइज़ क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि इस एरिया में जो भी सेल है आप इस पर लगा रहे हो स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, तो इस पर लोड पड़ रहा है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो ये सेल का साइज़ इस एरिया में बढ़ने लगता है। इसलिए आप देखते हैं कि आपके बाइसेप्स जो है वो उठे हुए या मोटे दिखते हैं। कारण क्या है कि उस एरिया का जो सेल है वो अपना साइज़ बढ़ा लिया है, और इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरप्लेसिया क्या होता है कि अब जैसे मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है और ये मान लो कि यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, लेडी प्रेग्नेंट है और इसमें मान लो कि बेबी है। तो बेबी का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो यूट्रस का साइज़ भी बढ़ना चाहिए, यूट्रस का साइज़ भी बढ़ेगा। तो यूट्रस का साइज़ बढ़ाने के लिए क्या होगा, तो बेबी का साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा तो इस यूट्रस के अलग अलग सेल पे स्ट्रेस लगेगा, और स्ट्रेस लगने की वजह से ये जो यूट्रस है अपना साइज़ बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। कैसे बढ़ाएगा, तो लगातार सेल डिवीज़न करेगा, मतलब कि अपने संख्या को, नंबर को बढ़ाएगा, और इस तरीके से ये अपने साइज़ को बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब यूट्रस का साइज़ बढ़ेगा कैसे, जो अलग अलग सेल बनेगा डिवीज़न होकर, मतलब सेल का नंबर बढ़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मसल्स का साइज़ बढ़ जाता है जब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है जब प्रेगनेंसी के कंडीशन में। हाइपरप्लेसिया का क्या मतलब है अभी हमने बताया, इस पीडीएफ को आपको पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन वेस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिए। हमने आपको बताया कि इन्फ्लामेशन जब भी कहीं पे चोट लगेगा या एक्सीडेंट होगा या कट होगा या कोई भी स्ट्रेस लगेगा सेल पे, ठीक है, तो यहाँ पे होता है इन्फ्लामेशन। मतलब इन्फ्लामेशन कहने का मतलब कि हमको बचाने का एक रेस्पॉन्स, मतलब कि इन्फ्लामेशन क्या है, एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है हमको बचाने के लिए। किससे, तो स्ट्रेस से। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक आपको एक वो थोड़ा और चीज़ बता देते हैं कि हमारी बॉडी में, ब्लड में सेल होता है WBC, ठीक है, और WBC का काम होता है कि कहीं भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या इंजर्ड सेल है, ठीक है, या कोई भी बाहर से कोई भी एंटीजन आया, कुछ भी आया, तो ये WBC का काम है कि वहाँ जाके, ठीक है, जैसे यहाँ मान लो यहाँ सेल के पास कोई बैक्टीरिया आया है, तो ये WBC इस ब्लड वेसल से निकल के यहाँ जाके इस बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन जो होता है वो उसका मेन जो मोटो है, जो मेन मकसद है वो यही है कि कहीं पे भी इंजरी हो, जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे कोई सेल का इंजरी हो रहा है, ठीक है, सेल का इंजरी हो रहा है, सेल इंजर्ड हो गया है, तो इस सेल जो इंजर्ड हो गया है उसको ख़त्म करना है, तो WBC यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे जाएगा। तो अब ब्लड वेसल से ऐसे ही निकल के तो नहीं चला जाएगा, तो कैसे होगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप एक मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होगा, इसमें क्या अलग अलग इंसिडेंट होगा, फिर ये कैसे यहाँ से निकलेगा, कैसे यहाँ तक पहुँचेगा, कैसे इसको ख़त्म करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन का मैकेनिज़्म।
तो इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया। इन्फ्लेमेशन होने का मेन कारण यही है कि ब्लड वेसल से WBC निकल के जो इंजरी साइट है वहाँ तक पहुँचे, ताकि वहाँ पे उस इंजर्ड जो सेल है या जो भी स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर पाए। तो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप होता है। देखो कैसे होता है। जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहाँ पे सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। जैसे ही कोई स्ट्रेस लगा, जैसे मान लो कि आपको चोट लगा है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस जैसे ही लगेगा, ठीक है, तो इस ब्लड वेसल्स, इस एरिया का जो ब्लड वेसल है पहले थोड़ा सा पतला हो जाएगा, मतलब कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेस लग रहा है तो हमारी बॉडी को पता है कि हो सकता है कि ब्लड का लॉस हो, इसलिए इस एरिया का जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन। लेकिन अगले ही स्टेप में ये जो ब्लड वेसल्स है वो हल्का सा ये जो ब्लड वेसल्स है वो हल्का सा डायलेट हो जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि डायलेट जब होगा तो इस एरिया में जो ब्लड का जो फ्लो है, इस एरिया में जो ब्लड का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि इस एरिया में ब्लड का अमाउंट ज़्यादा है और ब्लड वेसल्स थोड़ा सा डायलेट हो गया है, तो आपको ये एरिया थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देगा। मतलब इस एरिया में आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है, हल्का सा स्वेलिंग दिखाई देगा। क्योंकि इस एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो हल्का सा रेडनेस आपको फील होगा, ठीक है, हीट का सेंसेशन आपको होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि इस एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया है तो इस ब्लड में जो प्रेजेंट वाटर है वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा किस पे, हमारे एंडोथेलियल वॉल पे, ब्लड वेसल्स के। और ये जो वाटर है वो लीक करके जो सेल प्रेजेंट है यहाँ पे उसमें जाना स्टार्ट कर देगा, इस सेल में जाना स्टार्ट कर देगा, और इस सेल का साइज़ बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वेलिंग। जैसे आप देखते होइएगा जहाँ पे आपको चोट लगता है तो वहाँ पे आपको रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, ठीक है, ये सब दिखाई देने लगता है, फूला हुआ दिखाई देने लगता है। अब देखो, क्योंकि इस ब्लड प्लाज्मा में से बहुत सारा वाटर लीक करके सेल के पास पहुँच गया है, ठीक है, स्वेलिंग हो गया, तो अब इस ब्लड वेसल्स में वाटर का कंटेंट कम हो गया, और जो भी WBC है, RBC है या प्लेटलेट है, वो पहले जो बीच में जो चल रहा था ब्लड के साथ, क्योंकि अब इस एरिया में वाटर का क्वांटिटी कम हो गया है, वो लीक करके कहाँ चला गया, सेल में, तो ये जो WBC है वो किनारे पे जाके लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग स्टेप आपको समझना है कि जैसे ही स्ट्रेस लगा वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद वैसो डायलेशन हुआ। वैसो डायलेशन होगा तो इस एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो हमको रेडनेस, हीट दिखाई देगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो इस एरिया में, इस ब्लड के में जो प्रेजेंट वाटर है उसके द्वारा प्रेशर ज़्यादा लगेगा इस वॉल पे, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वाटर लीक करके जो आसपास का जो सेल है उसमें जाने स्टार्ट हो जाएगा और सेल में स्वेलिंग होगा। अब क्योंकि वाटर बहुत सारा निकल गया है, लीक कर गया है, तो इस एरिया में जो भी ब्लड वेसल्स है उसमें आपको जो वाटर का क्वांटिटी है वो कम हो गया, तो प्लाज्मा हाईली कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब लिक्विड कम हो गया, तो जो भी WBC है वो मार्जिन पे किनारे लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ब्लड वेसल है तो अब जो WBC है वो यहाँ पे किनारे लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं WBC मार्जिनलाइजेशन, मतलब कि WBC जो है ब्लड वेसल्स के मार्जिन पे आके सट गया है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा कि जैसे ही ये मार्जिन पे आया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर में एंडोथेलियल सेल है, मतलब इस टाइप से सेल है, इस टाइप से सेल है। थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल है और इसमें जो एंडोथेलियल सेल है वो इस तरीके से है, इस तरीके से है। जैसे मान लो WBC हमारा मार्जिन पे इस तरीके से आ गया है। अब WBC को इस ब्लड वेसल से बाहर निकल के, ठीक है, जहाँ पे डैमेज एरिया है या इंजर्ड एरिया है वहाँ पहुँचना है। तो अब यहाँ से तो डायरेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। ये कहाँ से कोशिश करेगा निकलने का, यहाँ पे जो खाली जगह दिख रहा है दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, वहाँ से। तो ये जो WBC है वो लुढ़कना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आगे हम समझाते हैं इसको। ये मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है, ये मान लो एंडोथेलियल सेल्स हैं इस तरीके से, ठीक है।
WBC यहाँ से लुढ़कना स्टार्ट करेगा, यहाँ पहुँचा लुढ़कना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ गैप में पहुँच गया। अब इस गैप को क्रॉस करके वो बाहर निकलेगा, ठीक है, और बाहर निकल के जो इंजर्ड सेल है या जो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में या कोई भी स्ट्रेस घुस गया है वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। वहाँ घुसने के बाद ये जो WBC है, मान लो ये WBC है और ये इंजर्ड सेल है, इसको क्या करेगा, अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा था? इन्फ्लामेशन क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से एंटीजन आएगा या कोई भी डैमेज होगा तो उसको हील करने का काम, उससे बचाने का काम किसका है? WBC का है। अब WBC डायरेक्ट ब्लड वेसल से निकल के यहाँ तो नहीं पहुँच जाएगा, तो उसके लिए ये इतना सारा मैकेनिज्म हो रहा है इन्फ्लामेशन का। तो आपने क्या देखा कि कुछ जो मैकेनिज्म है या कुछ जो घटना है इसमें से ब्लड वेसल्स में हो रहा है और कुछ जो घटना है जो WBC बाहर निकल के यहाँ पे सेल के साथ कर रहा है, ठीक है। तो जो भी इवेंट ब्लड वेसल्स के साथ होता है उसको हम लोग वैस्कुलर इवेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वैसोडाइलेशन हो गया, वैस्कुलर परमेबिलिटी हो गया, जहाँ से वाटर लीक कर करके जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेलुलर इवेंट है, मतलब कि सेल में अब क्या इवेंट हो रहा है, तो WBC का मार्जिन पर लगना, ठीक है, रोल करके जाना, उसका वहाँ पे चिपक जाना, यहाँ पे किनारे किनारे यहाँ पे चिपकना, ठीक है, रोल करके जाना। उसके बाद वहाँ से बाहर निकलना, बाहर निकलने के बाद कीमोटैक्सिस, मतलब कि उस एरिया को फॉलो करना जहाँ पे इंजरी हो गया है और उस इंजरी में जाके फैगोसाइटोसिस करना, मतलब कि WBC इसको इनगल्फ कर लेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इस PDF को एक बार आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। जो भी इसमें डाउट होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% श्योर है, सेल इंजरी से क्वेश्चन इसका आएगा ही मैकेनिज्म का। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाना रहेगा, 10 मार्क्स में निश्चित है आएगा। राइट अ नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। ब्लड वेसल नॉर्मली ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी कारण से मान लो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल फैट जमा हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये फैट को जो जमा हो गया इसको हम लोग बोलते हैं प्लेक। ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का प्लेक जमा हो जाना, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है पैथोजेनेसिस, मतलब कि ये हो कैसे रहा है, अचानक से तो नहीं जमा हो गया होगा या अचानक से तो ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, कैसे हुआ, तो उसका पैथोजेनेसिस समझाना है। तो होता कैसे है कि जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स का इंटरनल जो लाइनिंग है इसको हम लोग एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो समटाइम्स हाई BP होने की वजह से या डायबिटीज़ होने की वजह से या कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई ड्रग ले रहा है, कुछ भी, तो उस कारण से यहाँ पे एंडोथेलियल सेल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा समझाते हैं। एंडोथेलियल सेल्स मान लो कि इस तरीके से यहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब डैमेज होगा तो ब्लड के साथ जो भी मान लो थोड़ा मोड़ा कोलेस्ट्रॉल फ्लो हो रहा है वो इस डैमेज एरिया में फंसना स्टार्ट हो जाएगा, और इस डैमेज एरिया में फंसना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे थोड़ा सा फंस के ज़्यादा हो गया है। अब जैसे ही यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस ब्लड में प्रेजेंट जो WBC है उसको लगेगा कि ये कोई बाहरी चीज़ है, इसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये जाके इसको इनगल्फ करने की कोशिश करेगा और इनगल्फ करके, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करके थोड़ा सा पीला पीला टाइप करके बड़ा इसको बना देगा, और फिर इसके चारों तरफ धीरे धीरे नए एंडोथेलियल सेल्स इस तरीके से, मतलब हार्ड सेल्स इस तरीके से उस पर बैठ जाते हैं, और फाइनली वो इतना हार्ड हो गया कि ब्लड के सप्लाई में इंटरप्शन करने लगेगा, ब्लड सप्लाई में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे एंडोथेलियल सेल का इंजरी हुआ, ठीक है, किस वजह से, BP की वजह से, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ठीक है, ब्लड फ्लो की वजह से, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जाके फंसना स्टार्ट हो जाएंगे, जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे फोम सेल बनने लगेगा, फोम सेल बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्लेक बनने लगेगा। प्लेक क्यों बनेगा, क्योंकि जो हमारा WBC है उसको जाके क्या करेगा, मतलब उसको इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ करने के बाद, ठीक है, उसके चारों तरफ फाइबर टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फाइबर टिश्यू बनने के बाद यही कहलाता है प्लेक फॉर्मेशन। अब मान लो कि किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस एरिया में मान लो कि ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए था, प्लेक बन गया है, अब प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर मान लो कि ये ब्लड वेसल्स ब्रेन वाले एरिया में जा रहा है तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर ये मान लो कि हार्ट का कोई ब्लड वेसल है तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है,
थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, आर्टरी का ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है इसको समझो। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से आर्टरी निकल रहा है, ठीक है, और जैसे ही ब्लड पंप करेगा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है। अब ये जो आर्टरी के वॉल पे जो लगने वाला जो प्रेशर है इस ब्लड के द्वारा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। तो मान लो कि ब्लड जो हार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शन मान लो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो होगा, बहुत तेज़ी से इस पर प्रेशर लगेगा, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, या पैथोफिजियोलॉजी समझाना है हाइपरटेंशन का, कैसे किस रीज़न से हाइपरटेंशन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपको समझा देते हैं कि मान लो कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और किसी का मान लो कि बॉडी में 5 लीटर ऑफ ब्लड है और किसी के बॉडी में मान लो 6 लीटर ऑफ ब्लड है, और ब्लड वेसल्स इतना ही है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड जैसे ही बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ फ्लूइड जैसे ही बढ़ेगा, तो बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ब्लड में ऑलरेडी बहुत सारा ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो कोलेस्ट्रॉल रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मान लो कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन का, वो कंटिन्यूसली ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब हार्ट का एक्टिविटी अगर बढ़ गया है तो इस वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको समझो क्या होता है। तो हमारे लीवर में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, ठीक है। तो जब कभी हमारे बॉडी का बीपी लो होता है, बीपी लो जैसे होगा तो अब जो दूर दराज के जो ऑर्गन है जैसे किडनी हो गया, इस एरिया में ब्लड का सप्लाई कम होता है। अब ब्लड का सप्लाई जैसे ही कम होगा तो ये जो किडनी है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन इस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, रेनिन। ये एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और इसमें हेल्प करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये आता है हमारे लंग से, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जो फाइनली बना, ये जो एंजियोटेंसिन था या एंजियोटेंसिन 1 था वो एक्टिव नहीं था, वो इनएक्टिव था, लेकिन ये एक्टिव होता है, ये अलग अलग ऑर्गन्स पे काम करता है। ये ब्लड वेसल्स को पतला करेगा। अब ब्लड वेसल्स का पतला होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारे किडनी पे काम करता है, किडनी पे एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवाता है, और एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, तो हमारे बॉडी में वाटर के एब्जॉर्प्शन को, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और ऑब्वियस ही बात है कि ब्लड में वाटर या सोडियम का एब्जॉर्प्शन होना मतलब कि फ्लूइड का ज़्यादा होना, और फ्लूइड का ज़्यादा होना मतलब कि बीपी का राइज होना। तो इस तरीके से काम करता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो बीपी है, जो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। एक और रीज़न होता है कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के सरफेस पे नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, ठीक है, और ये नॉर्मली रिलीज़ होगा तो ब्लड वेसल्स हमेशा डायलेटेड रहता है, तो ब्लड इजीली फ्लो होता है, ब्लड वेसल हाइपरटेंशन नहीं होता है, बीपी लो रहता है। लेकिन मान लो ये नाइट्रस ऑक्साइड बनना बंद हो जाए, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स पतले हो जाएंगे, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, ये सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा पैथोफिजियोलॉजी। जो नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट में या पर्सनली या व्हाट्सएप पे पूछिए, आपको हम रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है? तो ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझो। हार्ट है, आपको पता है कि हार्ट का नॉर्मल काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ब्लड हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचेगा, अलग अलग पार्ट्स में पहुंचेगा तो बॉडी का अलग अलग फंक्शन काम करेगा ऑक्सीजन का सप्लाई करते करते, ठीक है। मान लो किसी कारण से हमारे बॉडी को
हर मिनट मान लो कि 1 लीटर ब्लड चाहिए, लेकिन यहाँ से उतना पंपिंग नहीं हो पा रहा है और 1 लीटर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, मान लो कि 400 ml ही सप्लाई हो पा रहा है, तो क्या हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब कि हार्ट हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड सप्लाई करने में असफल रहा, ठीक है, फेल हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का क्या होता है? तो मान लो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, या हार्ट का कोई वॉल्व काम नहीं कर रहा है, या हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इस वजह से भी क्या हो रहा है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो रहा है। रास सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, इसकी वजह से भी काम, मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो रहा है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कैसे हो सकता है? तो अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है हमारे हार्ट में, कि जैसे मान लो कि हार्ट का एक कोई प्रॉपर एरिया मान लो कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, जैसे मान लो वॉल्व प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। या एक एरिया का जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, या इस एरिया का जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में ही रह जा रहा है, वापस इधर आ ही नहीं रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है। या इधर से जो पल्मोनरी जो आर्टरी है, लंग्स एरिया में जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, उस एरिया में ब्लड ज़्यादा रिटेन कर जा रहा है, रह जा रहा है। तो अलग अलग टाइप के कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हैं, ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर, राइट साइड हार्ट फेल्योर, बोथ साइड हार्ट फेल्योर, मतलब दोनों साइड में या किसी एक साइड में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है उसको समझिए। आपको पता है कि ये हार्ट है, ठीक है, और हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हार्ट का काम क्या है? तो ब्लड को सप्लाई करना, ब्लड को सप्लाई करना, ब्लड को सप्लाई करना, ब्लड को सप्लाई करना। हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है? पंपिंग करते रहना, ब्लड का सप्लाई करना। क्योंकि हार्ट खुद ही एक ऑर्गन है, तो उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। तो हार्ट अपने आप को ब्लड सप्लाई करता है, यहाँ से हमारे एरोटा से एक आर्टरी यहाँ से जाता है हार्ट की तरफ, ठीक है, यहाँ से, और ये ब्लड यहाँ से हमारे हार्ट को ही सप्लाई होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब मान लो कि हमारे कोरोनरी आर्टरी में ही अगर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाए, प्लेक जमा होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, तो क्या हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में, यहाँ पे अगर मान लो ब्लॉकेज हो जाए यहाँ पे, तो क्या हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। और जब अपना जो हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, लास्ट में ये जो है फेल हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो हमारा जो मायोकार्डियम है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझना है, पीडीएफ को भी एक बार आप लोग पढ़ते चलिएगा, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्यों हो सकता है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, प्लेक सडनली बन जाएगा, ब्लड क्लॉट होगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो इस्केमिक डिजीज़ है वो हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या है? तो चेस्ट पेन होगा, ऑब्वियस सी बात है, पेन हो सकता है, स्वेटिंग, वोमिटिंग, ठीक है, ईसीजी आपका अलग टाइप का आएगा, तो ये सब कंडीशंस होने लगते हैं। इसकी वजह से क्या क्या कंडीशन हो सकता है ये आप देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। पहले अस्थमा होता क्या है? तो ये मान लो कि ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया है। जब आप सांस लेते हैं तो ट्रैकिया से, और ब्रोंकी है, ब्रोंकी वाले एरिया से ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। मतलब कि ये एयर पाइप है जो हमको ऑक्सीजन सप्लाई करके प्रॉपरली दे रहा है, ये ट्रैकिया। जब ट्रैकिया किसी कारण से, ठीक है, पतला हो जाए, मतलब कि यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ये जो एरिया है वो एरिया पतला हो जाए, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। अब ये होता कैसे है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो वो समझो। ट्रैकिया के इंटरनल सरफेस पे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे म्यूकस सेल होता है, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होता है, और एक स्पेशल टाइप का सेल होता है मास्ट सेल। ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है, ठीक है। मास्ट सेल के अंदर केमिकल्स भरे होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे ही आप किसी एलर्जी के संपर्क में आते हो, जैसे धूल कण, ठीक है, जिसको हम लोग एंटीजेन बोलते हैं, जैसे कि पॉलन हो गया, ठीक है, स्मोक हो गया, धूल कण हो गया, सिगरेट हो गया, स्मोकिंग हो गया,
ये सबके कंडीशन में, ये सबके संपर्क में जैसे ही आप आते हो, ये धूल कण जैसे हमारे बॉडी में जाता है तो ये जो म्यूकस सेल है या जो सीलिया है, ठीक है, ये इसको ट्रैप करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब बार बार अगर ये आप इस कंडीशन में एक्सपोजर में रहेंगे, बार बार वो एंटीजेन या कोई स्मोक या कोई डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स वाले एरिया में, ट्रैके वाले एरिया में आएगा, ठीक है, तो हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एंटीबॉडी होता है IgE, ठीक है, क्योंकि एंटीजन कहीं भी हमारी बॉडी में घुसेगा तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी, और ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या करेगा, ख़त्म करेगा एंटीबॉडी एंटीजन को, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। ये एंटीबॉडी कहाँ बनता है, तो ब्लड प्लाज्मा में बनता है। तो अब जैसे मान लो कि पहली बार कोई धूलकण हमारे लंग्स वाले एरिया में आया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन गया। दोबारा जब भी वो आएगा धूलकण, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि दोबारा जब भी वो धूलकण आएगा, ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये एंटीबॉडी बन चुका है। तो एंटीबॉडी अब रहता कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मास्ट सेल प्रेजेंट है, जैसे मास्ट सेल को हम यहाँ पे बनाते हैं, ये जो एंटीबॉडी है वो उसके सरफेस पे इस तरीके से जाके चिपक जाता है ऐसे। जैसे ही धूलकण दोबारा आया, ठीक है, या कोई एंटीजन दोबारा आया, ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। ये जो पीला वाला है वो एंटीजन है और लाल वाला जो एंटीबॉडी है वो उसको ट्रैप कर लेगा। और ट्रैप करेगा तो आपको पता है कि ये किसके सरफेस पे है, मास्ट सेल के सरफेस पे है, मास्ट सेल। जैसे ही ट्रैप करेगा तो मास्ट सेल डिस्टर्ब हो जाएगा, फट जाएगा, और मास्ट सेल से जो इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है वो केमिकल बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये केमिकल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामाइन, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब होते हैं। ये केमिकल्स क्या करेगा, तो ये जो ट्रैकिया वाला जो एरिया है, जैसे ही यहाँ पे केमिकल रिलीज होगा मास्ट सेल से, तो अलग अलग जो ये जो केमिकल है उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ट्रैकिया वाला सरफेस पे। ये केमिकल्स जाके उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा, मतलब इसका जो पाइप है वो पतला हो जाएगा। पहले इजीली एयर सप्लाई हो रहा था, अब पतला हो गया तो ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थमा, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। तो आई थिंक आपको अस्थमा का पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा, इसको आप एक स्टडी कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोजर एलर्जेंस का, कोल्ड एयर का, किसी चीज़ का होगा, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में हमारा एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। एंटीबॉडी बनेगा तो मास्ट सेल से मेडिएटर रिलीज होगा, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर। अभी हमने बताया कि रीनल फेल्योर क्या होता है, तो आपको पता है कि किडनी हमारा एक ऑर्गन है, और किडनी का काम क्या है, एक्सक्रीशन करना, फिल्ट्रेशन करना। और किडनी में जो उसका फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, मतलब कि नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो जब किसी कारण से ये किडनी अपना फंक्शन धीरे धीरे कम कर देता है या लूज़ कर देता है, या जो नेफ्रॉन है वो अपना फिल्ट्रेशन का काम करना बंद कर देता है या धीरे कर देता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर, जब ये रीनल फेल्योर स्टार्टिंग फेज में रहेगा, नया नया रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट, ठीक है, मतलब कि पेशाब ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन में दिक्कत होगा, ठीक है, धीरे धीरे प्रोटीन्स आने लगेंगे आपके यूरिन में, ये सब एक्यूट रीनल फेल्योर होगा। जब ये लंबे समय तक ये रीनल फेल्योर होता रहेगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेल्योर, मतलब कि किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और उस कंडीशन में आपके ब्लड के थ्रू प्रोटीन्स, यूरिन के थ्रू प्रोटीन्स है, ब्लड है, ठीक है, एक क्रिएटिनिन है, वो बहुत सारा चीज़ उसमें निकलना स्टार्ट हो जाता है, या प्रॉपर फिल्टर ही नहीं होता, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रीनल फेल्योर, ठीक है। एक्यूट रीनल फेल्योर होता है, ठीक है, इसमें आपको ब्लड फ्लो में किडनी है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और यूरिन ट्रैक में हो जाएगा, ठीक है। मेन फीचर क्या है, तो ज़्यादा पेशाब हो जाएगा, ब्लड में यूरिया अचानक से बढ़ जाना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। क्रॉनिक रीनल फेल्योर क्या है, तो लगातार नेफ्रॉन का डैमेज होना, वो हमारा क्रॉनिक रीनल फेल्योर है। इसमें जो फिल्ट्रेशन है वो परमानेंटली मतलब कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
ठीक है। कारण क्या है कि लंबे समय तक बीमारी रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, ये सब इस वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार पढ़ के जाना है PDF को। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो हमने अभी आपको बताया कि व्हाट इज़ एनीमिया। तो ब्लड में, ठीक है, WBC होते हैं, WBC, और WBC के सरफेस पे हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन बनने के लिए हमको चाहिए आयरन, ठीक है। मतलब कि हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में रहेगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर मात्रा में होता रहेगा। अगर मान लो किसी कारण से WBC का कमी हो गया, ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्वेश्चन है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है। तो मान लो कि आयरन चाहिए RBC बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स। अब आयरन चाहिए RBC बनाने के लिए, तो मान लो कि अगर आप आयरन प्रॉपरली डाइट में नहीं ले रहे हो, ठीक है, या आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर मात्रा में जो WBC है या प्रॉपर तरीके से जो WBC है वो नहीं बनेगा, और WBC नहीं बनेगा तो यही कंडीशन क्या हो जाएगा, एनीमिया। इसलिए आप लोग देखते हुए कि एनीमिया के कंडीशन में हम लोग जो है आयरन लेते हैं, ठीक है। या जो मोस्टली जो लड़कियां हैं जिसको मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में उनको आयरन का टेबलेट खाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होगा तो RBC का भी कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी एनेमिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। किस कारण से हो सकता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन ही कम बन रहा है, या हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, बोन मैरो में कम बन रहा है, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकते हैं एनीमिया के, ठीक है। तो मान लो किसी का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो गया, उस वजह से भी हो सकता है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, या लैक्टेशन मोड में है तो ज़्यादा डिमांड है RBC बनने का, उतना बन नहीं रहा है, ठीक है। आप खाना में मतलब कि डाइट में आप आयरन ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन में। और इस एनीमिया की वजह से क्या होगा, तो वीकनेस, कमजोरी, टायर्डनेस, स्किन पीला हो जाएगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब जो सिम्टम्स है, वो कॉम्प्लिकेशन है, वो आना स्टार्ट हो जाता है एनीमिया में। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को समझिए होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, यहाँ पे होता है वो ग्लैंड होता है इस तरीके से, जिसका नाम है पैंक्रिया, ठीक है। पैंक्रिया जो है, ये मान लो कि पैंक्रिया है। पैंक्रिया दो तरीके से काम करता है, एक एंडोक्राइन भी काम करता है, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हार्मोन भी बनाता है, ठीक है, और ये एंजाइम भी बनाता है। एंजाइम वाला पार्ट अभी हमको डिस्कस नहीं करना है, हमको हार्मोन वाला पार्ट डिस्कस करना है। तो इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसका नाम है बीटा सेल। बीटा सेल एक स्पेशल टाइप का हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से बन रहा है, बीटा सेल, किसके, पैंक्रिया के। इस इंसुलिन का क्या काम है, तो नॉर्मली जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, तो ATP, और ATP बनाने के लिए हमको चाहिए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का यूज़ करके ATP बन रहा है। ग्लूकोज कहाँ से लाओगे, तो आप खाना जो भी खाते हो उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जैसे खाओगे वो हमारे ब्लड में चला गया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज यहाँ से जाएगा सेल के पास, सेल के सरफेस, सेल के पास जैसे ही जाएगा तो सेल बोलेगा भाई हम तुमको ऐसे अंदर नहीं ले सकते हैं, तुमको अपने साथ किसको लाना पड़ेगा, इंसुलिन को। ये सेल इंसुलिन को लेके जाएगा साथ में। इंसुलिन बोलेगा भाई हम आ गए हैं, इसको अंदर जाने दो। इंसुलिन इसको परमिशन देता है अंदर जाने का। ग्लूकोज अब अंदर चला गया, अब ग्लूकोज का यूज़ होगा, ATP बनेगा। मतलब कि ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं और वो हमारे ब्लड में जा रहा है, उससे एनर्जी तभी बनेगा, ATP तभी बनेगा जब साथ में उसके इंसुलिन जाएगा, ठीक है। मतलब इंसुलिन हेल्प कर रहा है इस सेल को ग्लूकोज को अंदर लेने में, ठीक है। अगर मान लो किसी कारण से पैंक्रिया का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो क्या होगा, या जो सेल है इंसुलिन का रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, तो उस कंडीशन में जो भी आप खाना खाओगे, ठीक है, वो ग्लूकोज आपके ब्लड में ही रह जाएगा, वो सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो पैंक्रिया है वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, या जो सेल है वो इंसुलिन का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो जो भी ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही रह जाएगा, ब्लड में रह जाएगा, और धीरे धीरे जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ने लगेगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ दो टाइप्स के होते हैं, डायबिटीज़ टाइप 1
एंड डायबिटीज़ टाइप 2। आप समझिए क्या होता है टाइप 1 टाइप 2। ये पैंक्रिया है, ठीक है। पैंक्रिया का काम है इंसुलिन बनाना। एक कंडीशन में पैंक्रिया जो है उसका जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाना, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जो बीटा सेल है वो मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, इन्फेक्टेड हो गया है, या हमारे इम्यूनिटी, हमारे जो ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से ये ख़त्म हो गया है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है। इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के डायबिटीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है या थोड़ा मोड़ा बन रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइप का डायबिटीज़ क्या है कि पैंक्रिया हमारा इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन ये सेल के पास जाएगा, ये सेल इस इंसुलिन का रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, मतलब कि रेसिस्टेंस हो गया। और इस टाइप के डायबिटीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। तो एक बार आपको पीडीएफ पढ़ के पूरा जाना है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, तो हमारा जो ऑटो इम्यून है वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इंसुलिन नहीं बनता है या बहुत कम बनता है, ठीक है। और बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं सकता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, तो बॉडी का जो सेल है वो इंसुलिन का रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो टाइप डायबिटीज़ है वो होता है, ये कॉमनली 40 साल की उम्र के बाद होता है, ठीक है। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आप का जो ग्लूकोज है वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, एनर्जी ही नहीं बन रहा है, तो एनर्जी नहीं बनेगा तो आपको ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा प्यास लगेगा, ठीक है। जो भी ब्लड में जो ग्लूकोज है वो आपके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड के साथ ग्लूकोज का आना, डिहाइड्रेशन मतलब भूख, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, ठीक है, ज़्यादा प्यास लगना, तो वेट गेन होना, ये सब कंडीशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, इसको समझिए। इसमें क्या होता है वो समझो। ये जैसे मान लो कि कोई बोन है, ठीक है, और इधर से मान लो कि कोई बोन है, ठीक है, और बोन के जॉइंट पे, यहाँ पे दो बोन यहाँ पे मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये मान लो कि ये दो बोन का जॉइंट है, और यहाँ पे एक लेयर होता है जॉइंट पे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल लेयर, इस तरीके से। और इस एरिया को बोलते हैं साइनोवियम, और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। नॉर्मली ये जॉइंट का मतलब स्ट्रक्चर है। होता क्या है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, बहुत मतलब कि ओवर एक्टिव हो जाता है, और ओवर एक्टिव होने की वजह से जो ये साइनोवियल जो लेयर है इसके सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। इस एरिया के सेल को डैमेज करना स्टार्ट करता है, तो इस एरिया में क्या होगा, तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन में आपको पता है कि क्या क्या होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस आता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस एरिया में इन्फ्लामेशन जैसे ही होगा, ठीक है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, और इसकी वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, चलने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सुबह में उठिएगा तो पैर हाथ मुड़ेगा ही नहीं, और इसी डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है ऑटो इम्यून के ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से, इम्यूनिटी के ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से ये डिजीज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार पढ़िएगा। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो जैसे ही कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर या ऑटो इम्यून जो है, जो हमारा जो एंटीबॉडी है वो उसके अगेंस्ट में अगर ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देगा, तो इससे क्या होगा, साइनोवियम में इन्फ्लामेशन होगा, और वहाँ पे एक अलग टाइप के सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, पैनस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो जॉइंट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको मतलब कि पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह में मतलब कि जाम हो जाएगा पैर, पेन, स्वेलिंग, चलने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, फैटिक, कमजोरी फील होने हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। एटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, किस कारण से कैंसर हो सकता है, और पैथोजेनेसिस मतलब कैसे कैसे कैंसर होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था और अभी भी समझिए, व्हाट इज़ कैंसर। हमारे बॉडी में सेल है, ठीक है, सेल जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो नॉर्मली ये डिवाइड होगा, ठीक है। जब कभी ज़रूरत पड़ेगा, सेल मतलब ग्रोथ होना है या कहीं ज़रूरत है,
तो ये मतलब कि ऑन कमांड हमारे बॉडी के मैसेज के अकॉर्डिंग, कमांड के अकॉर्डिंग ये मतलब कि डिवीज़न होगा, ठीक है। लेकिन जो भी जेनेटिक फैक्टर इसको डिवीज़न को कंट्रोल कर रहा है, अगर जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो जाए किसी कारण से, तो क्या होगा, जिस सेल को कंट्रोल्ड डिवीज़न करना था वो अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगा, अनलिमिटेड डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगा। और इस वजह से एक पार्टिकुलर एरिया में बहुत सारे सेल्स बन गए, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर या कैंसरस सेल, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है, इटियोलॉजी क्या है, तो जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए, ठीक है, जो डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है जो कंट्रोल करता है सेल डिवीज़न को, अगर मान लो कि ये जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो जाए, और जेनेटिक मटेरियल का चेंज होना कहलाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन किसी कारण से हो सकता है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा ड्रग ले रहे हो जो कैंसर कॉज करता है, ठीक है, या कोई टोबैको ले रहा है, ठीक है, या कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, वाउंड है, अल्सर है, ठीक है, इस कारण से हो सकता है, या कोई रेडिएशन के संपर्क में आ गए, ठीक है। तो अलग अलग रीज़न से ये जेनेटिक जो म्यूटेशन है वो हो जाएगा, और म्यूटेशन होने की वजह से अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होगा, और इसी की वजह से कैंसर होगा। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि मतलब कैसे कैसे ये हो रहा है, तो कैसे कैसे होता है, तो अभी हमने आपको बताया कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जेनेटिक जो है वो म्यूटेशन होता है, ठीक है। म्यूटेशन होगा तो अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीज़न होगा, और अनकंट्रोल सेल का डिवीज़न होगा तो यही फाइनली ग्रोथ करके क्या बना लेगा, कैंसर बना लेगा। तो इसी को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो कैंसर क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है। इटियोलॉजी, इसका कारण क्या है, तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से मान लो कि हो सकता है म्यूटेशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि रेडिएशन हो गया, ठीक है, कुछ वायरस हो गए, अलग अलग टाइप के जो वायरस है या इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। अदर फैक्टर जैसे एज है, ओबेसिटी है, इन्फ्लामेशन है। पैथोजेनेसिस का क्या है, तो सबसे पहले इनिशिएशन होगा, सबसे पहले म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होने के बाद ये जो म्यूटेशन है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होगा तो अलग अलग टाइप के सेल बढ़ना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर, ठीक है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो भी वीडियो आपने देखा है तो शुरू से आपको एक बार वीडियो देखना है, और फिर आपको पीडीएफ को पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। और जो भी इससे रिलेटेड डाउट है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल पे पूछ सकते हैं, हम आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 5 मार्क्स के। व्हाट राइट अ नोट ऑन ट्यूबरक्लोसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड इट्स कम्बिनेशन। टीबी आपने सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक इन्फेक्शन है, ठीक है, और इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इस कंडीशन में होता क्या है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो टीबी वाला जो बैक्टीरिया है वो हमारे लंग में चला जाता है। यहाँ पे बैक्टीरिया घुस गया, और आपको पता है कि जब भी कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में घुसता है तो यहाँ पे जो प्रेजेंट WBC है, ठीक है, रिस्पॉन्स करके यहाँ पर पहुँचेगा, इस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करके किल करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि बैक्टीरिया हमारे लंग्स में है तो ये बैक्टीरिया अपना संख्या बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे WBC यहाँ पहुँचेंगे, इसको फैगोसाइटोसिस करके इसको किल करता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारा मतलब कि चिपचिपा पदार्थ बलगम, क्योंकि बैक्टीरिया क्या अपना संख्या बढ़ रहा है, WBC बार बार यहाँ पहुँच रहा है, उसको इनगल्फ कर रहा है, किल कर रहा है, और वो बलगम बहुत सारा बनाना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारा। और इस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉफिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है आपके खांसने के साथ, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या है, तो सबसे पहले ट्रांसमिशन होता है टीबी बैक्टीरिया का। टीबी जो बैक्टीरिया है उसका ट्रांसमिशन होगा ड्रॉपलेट्स के साथ, और सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, ये हमारे लंग्स में पहुंचेगा, इन्फेक्शन होगा माइकोबैक्टीरियम के द्वारा।
और इन्फेक्शन जैसे होगा तो हमारे WBC वहाँ पहुँचेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे, और इनगल्फ करने के बाद जो WBC है मैक्रोफेजेज है, इनगल्फ करने के बाद ग्रेन्यूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये ग्रेन्यूल्स मतलब कि चिपचिपा चीज़ लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और उससे आगे चल के वो स्ट्रक्चर मतलब एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये टीबी धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। ऐसे ये टीबी इस तरीके से हो जाता है। इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो आपको कफिंग होगा, ठीक है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे लंग्स है वहाँ पे गड्ढा बनना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कफ बनेगा, निमोनिया होना स्टार्ट हो जाएगा, लंग्स में फाइब्रोसिस ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब टीबी के हमारे सिम्टम्स हैं। आगे टीबी अगर लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो क्या हो सकता है, टीबी अगर लॉन्ग टर्म तक रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो टीबी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमारे ब्रेन में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचना हो सकता है, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, लिम्फ नोड्स में पहुंचना स्टार्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टीबी। तो ये हमने डिस्कस किया 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस किसका, सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको शुरू से देखना है और उसके बाद PDF ज़रूर पढ़ना है। PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा हमारे चैनल के। और जो भी आपके दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको एक बार शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी इससे रिलेटेड वीडियो है, जो भी आपको फीडबैक है, क्वेश्चंस हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। हम इसका पर्सनली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द